हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए भाई, आपका सीटेट का जो पेपर 1 है, सीटेट पेपर 1 जो है वो आपका इवनिंग शिफ्ट में हो चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर 2 था जो 6 से 8 क्लास वालों का, और सीटेट पेपर 1 है वो आपका शाम को इवनिंग में था। ठीक है, तो उसकी जो आंसर की है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। हम सीडीपी को डिस्कस करेंगे इसके अंदर, तो आप फटाफट से जितने भी आपके आंसर्स हैं उनको मिला लेंगे और निश्चिंत रहिए, आपको सभी करेक्ट ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप आराम से इनको मिला सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नॉर्मल सी बात है, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन से आपके देखिए, बेस्ट वर्क्स पोर्टफोलियो बिल्कुल गलत है, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो ये आपका हो सकता है। आगे ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट बिल्कुल गलत है, और स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट ये भी आपका गलत है। चीजें आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मानकीकृत नहीं होनी है, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट आपका आंसर जो बनेगा, आंसर सेकंड होगा, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, यानी कि आंसर नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से आपकी बाधित होती है, यानी कि अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय द फंक्शनल फिक्स्डनेस। बिल्कुल राइट है। देखिए, फंक्शनल फिक्स्डनेस का मतलब ये होता है जब आप किसी चीज को लेके फिक्स हो जाएं। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे कोई आपके हाथ में कुछ भी लगा लीजिए, मैंने आपको चाकू दिया, आप चाकू के बारे में आप ये सोच रहे हो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में काम आता है, ये सब्जी काटने के काम आता है, लेकिन वो किसी के मारने को भी काम आ सकता है ना। तो वो क्या होगी, फंक्शनल फिक्सनेस होगी कि आपके माइंड में ये है कि चाकू सिर्फ और सिर्फ क्या काम आएगा, सब्जी काटने के ही काम आएगा, लेकिन वो और भी किसी काम आ सकता है ना आपका। तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल फिक्सडनेस बोलते हैं। तो दोनों ही आपके सही होंगे आपके। ठीक है, तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर सेकंड में क्या बनेगा, सेकंड का जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा कि ए और ए आर दोनों ही आपके सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम। आपको क्वेश्चन नंबर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, साथ में लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बताते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, किस्मत को, कार्य कठिन है इसलिए, कोशिश की कमी को, या फिर योग्यता के अभाव को। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर 4 बनेगा, योग्यता का अभाव। ठीक है, मैं आपको फटाफट से आंसर बता रहा हूं, करेक्ट ही मिलेंगे, आप याद रखिएगा, आराम से मिला सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है, यानी कि कौन सा आपका सही तरीका है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो इसमें पढ़िए आप कि छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। नहीं भाई, संबंधित होना चाहिए ना, तो इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट आपका छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, बिल्कुल राइट है। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा 4 का, वो आंसर नंबर आपका सेकंड बन जाएगा। देखिए, मुझे अच्छे से पता है आप लोग कोशिश ये करेंगे कि बस जल्दी से जल्दी हमें आंसर मिल जाए। जो आप एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूं हो सकता है आपको पसंद ना आए, बट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि आपका आंसर गलत क्यों है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं फास्ट ही करने की। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए, क्या वर्णन करेगा भाई, शिक्षक के बारे में बात हो रही है, और हम हमेशा पढ़ते हुए आए हैं कि शिक्षक क्या होना चाहिए, एज ए फैसिलिटेटर यूज होना चाहिए। ठीक है, जब बच्चे को उसकी जरूरत हो तभी उसको आके बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या बनने वाला है, आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। ये शिक्षक क्या है, एज ए फैसिलिटेटर, द टीचर सर्व एज ए फैसिलिटेटर, जब जरूरत हो तभी बच्चे की हेल्प करे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि क्या है, कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। हाँ, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है किसने, हार्वर्ड गार्डनर ने। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, 6 का सेकंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। संज्ञानात्मक क्षमता का मतलब आपके दिमाग से संबंधित जो कंसेप्ट है उनके बारे में बात हो रही है, कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो देखिए आप, इसमें क्या होगा आपका आंसर, देखो इसमें हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, एक्शन करेगा, उसके बाद इमेज के बारे में समझेगा, फिर वो सिंबल के बारे में समझेगा। तो यहां पे जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर नंबर आपका फर्स्ट बनेगा, एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, और उसके बाद आपका सिंबल बेस्ड। ठीक है, याद रखेंगे आप, 7 का 1। नेक्स्ट है,
शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित आपके होते हैं। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बिल्कुल आपका आंसर नंबर फर्स्ट बनेगा। ए और आर दोनों ही आपके सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए सही कथन पूछा गया है। तो विकास एक असतत प्रक्रिया है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, बिल्कुल गलत है भाई, कंटिन्यूअस होती है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखिक नहीं, बिल्कुल राइट है, ये आपका एकदम करेक्ट होगा क्योंकि सही पूछा है ना हमसे, तो करेक्ट आपका ये होगा। चक्रीय का मतलब होता है स्पाइरल, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लगातार ज्ञान को ऐसे सीखते रखें रेखिक तौर पे, नहीं, ज्ञान हमेशा ऐसे होता है कि आप कुछ सीखेंगे, आप कुछ भूलेंगे, भूलने के बाद आप वापस आएंगे, फिर से आप आगे बढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे, फिर से आप नया जो आपने सीखा उसको भूलेंगे, फिर से आप वापस आएंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर से वापस आएंगे। तो एकदम स्पाइरल तरीके से होता है। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा, संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, आत्मवाक, यस आंसर आपका सेकंड होगा। यूज ऑफ इनर स्पीच किसने बात की है? वाइगोत्स्की ने बात की है। तो 10 का आंसर क्या होगा? आपका आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। फटाफट कर रहे हैं भाई हम, ठीक है। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण आपका अपनाया जाएगा? तो व्याख्यान विधि होगी, पावर पॉइंट का प्रस्तुतिकरण होगा, निर्देशित खोज होगी, या फिर वीडियो दिखाना होगा। जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका 4 बनेगा, गाइडेड डिस्कवरी। ये क्या होगा? आपका गाइडेड डिस्कवरी होगा, जब आप बच्चे को तैरने और डूबने की जो अवधारणा है उसके बारे में समझाएंगे। तो संरचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म, बच्चा उसको करके देखेगा, आप गाइडेड डिस्कवरी करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे आप। निम्न में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? देखिए नहीं है पूछा गया है, ऐसे वर्ड्स को हमेशा ध्यान देखना, यहां पे नहीं है पूछा है। तो नॉर्मल सी बात है, रोट रिहर्सल, कॉन्सेप्ट मैपिंग ये तो होता है, मैनिमोनिक्स बिल्कुल होता है, एलोबरेटिव रिहर्सल बिल्कुल होता है, रोट लर्निंग आपकी नहीं होती। हम तो बोलते हैं ना, रोट लर्निंग को हमें क्या करना है? हमें खत्म करना है। रटना व दोहराव तो क्या है? गलत चीज है ना। तो करेक्ट आपका आंसर बनेगा आंसर नंबर फर्स्ट, स्मृति नहीं है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले पर्सन की विशेषता नहीं है? देखिए नहीं है पूछा गया है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, ठीक है। तो नहीं है में क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर? करेक्ट आपका जो आंसर बनेगा, आंसर आपका सेकंड बनेगा कि यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। तथ्यात्मक का मतलब क्या हो गया भाई? रटने वाली चीजें हो गई। तो आलोचनात्मक थोड़ी ना होगा फिर वो, आलोचनात्मक मतलब होता है क्रिटिकल। भाई आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? जहां पे आप दिमाग लगाएं, जहां पे आप सोचें, उसके अच्छे के बारे में भी, उसके बुरे के बारे में भी, यानी कि कोई भी अगर आपके सामने चीज है तो उसके हर पक्ष के बारे में आप अच्छे तरीके से सोच सकें। तो जब तथ्यात्मक कोई पक्ष होगा तो उसके बारे में अच्छे से थोड़ी ना सोच पाएंगे आप, वो तो आप रट लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो 13 का करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ है। ये 14 नंबर क्वेश्चन आपका कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है भाई। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा ही आपकी सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है भाई, और 14 का आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर नंबर 3 बनेगा कि ए तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो आर है वो आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? केवल मानकीकृत लिखने इसने, केवल स्टैंडर्डाइज्ड। तो केवल कभी भी कोई चीज सही नहीं होती है, उसके और भी पक्ष होते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा आंसर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवधारणा को वो प्रदर्शित कर रही है? और एक क्वेश्चन कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, समायोजन। समायोजन, उसने एसिमुलेशन कर लिया, वो समझ गई कि ये भी क्या है, उस जैसे कुत्ते जैसा ही है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर 4 हो जाएगा, एसिमुलेशन, ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के खालिस्तान का निर्धारण करती है। देखिए आनुवंशिकता के बारे में बात हो रही है, हेरिडिटी के बारे में बात हो रही है, तो किसके बारे में बात करेगी? सेक्स के बारे में बिल्कुल करेगी भाई। जेंडर के बारे में? हाँ, जेंडर के बारे में नहीं करेगी भाई। देखो शैक्षणिक सफलता ये भी नहीं होगा, और सीखने की शैली भी आपकी नहीं होगी। तो करेक्ट आपका आंसर बनेगा आंसर नंबर फर्स्ट, किसके बारे में? ओनली और ओनली सेक्स के बारे में, ठीक है, हेरिडिटी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों, ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है, ठीक है, प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ये बात तो सही है। आगे आपका बाल केंद्रित शिक्षा साक्षरता का अर्थ है
कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका बनेगा उसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट होगा। ए और आर दोनों आपके सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी आपकी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? ये तो आसान है, आपको अच्छे से पता है, ऑटिज्म। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं उसके अंदर ही ऐसा होता है ना, दोहराव है, बार बार चीजें करता है जो बच्चा है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका 18 का? आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सिविलियन क्रम विकार यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। 19 नंबर पर चलते हैं। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है, बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा नहीं भाई, उसकी तो अच्छे तरीके से यूज होना चाहिए ना, उपेक्षा थोड़ी ना करते हैं, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर नंबर फर्स्ट बन जाएगा आपका एकदम करेक्ट आंसर। तो 19 का जो आंसर बनेगा आंसर नंबर आपका 1 बन जाएगा। नेक्स्ट बोलते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, आपको क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा होगा भाई, ठीक है, स्कैन करते समय ये साइड में हट गया था। आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाइयों वाले बच्चों में नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या आती है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। हाँ, ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि पढ़ने वाली सीखने, देखिए यहां पे देखिए सीखने की अक्षमता या कठिनाइयों वाले बच्चे के बारे में बात की जा रही है। तो 20 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर आपका 3 होगा। मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आपका आंसर बनेगा आंसर नंबर 3 कि एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर आपका भ्रम होता है जिन बच्चों को सीखने में क्या होती है? अक्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर बनेगा आंसर नंबर आपका 4 संवेदनशील अवधि। और अगर आपको एक चीज में अगर बताऊं ना, आपको जो पेपर 1 आपका जो हुआ था, पेपर 1 मतलब जो आपका पेपर 2 वाले जो बच्चे हैं ना, जो 6 से 8th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये अलग तरीके से दिया था, लेकिन कंसेप्ट आपका यही था, संवेदनशील अवधि वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं? देखिए, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित यानी पहले से ही उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच लेना, क्या कहलाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि आप उसके बारे में पहले से ही अपने माइंड में कुछ ना कुछ बना चुके हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? 22 था ना, 22 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच होती है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं, बिल्कुल राइट है भाई। विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित रूप में देखा जाता है, बिल्कुल गलत है। फर्स्ट वाला भी गलत है और आपका 4th वाला भी बिल्कुल गलत होगा। करेक्ट आंसर बनेगा आंसर नंबर आपका फर्स्ट कि सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा इसी के बारे में तो बात करती है, समावेशी यानी कि समावेश करना, इंक्लूड करना, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से इंक्लूजन जो क्लासरूम है वो आपका काम करेगा। नेक्स्ट है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है भैया आपका कि छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना और छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। करेक्ट आपका आंसर बनेगा आंसर नंबर 3, क्योंकि आप जब आलोचनात्मक सोच का मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, साइकोलॉजी हमेशा सेम होती है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको सेम सी ही चीजें मिलेंगी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? आपके सामने कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, आप उसकी अच्छी बातें भी जानते हो और उसकी आप गलत बातें भी जानते हो, उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में जब आप अच्छे तरीके से सोच पाते हो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, कोई भी आपके सामने चीज है, उसकी अच्छाई तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उसकी बुराई अगर आपको नहीं पता है तो वो गलत है। आपको उसकी बुराई के बारे में भी पता होना चाहिए, तो उसको आप क्रिटिकल थिंकिंग बोलोगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा आंसर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ कि सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, अधिगम की प्रक्रिया के बारे में पूछा है कि अधिगम एक व्यक्तिगतवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, बिल्कुल गलत है। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है, बिल्कुल गलत है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, ये तो है, सही गलत हो गया। अधिगम को निष्क्रिय थोड़ी ना होता, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट है। तो करेक्ट आपका जो आंसर बनेगा आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं।
ठीक है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक होते हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न आपका हो सकता है। और एक क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 26 नंबर क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट होगा। ए भी आपका सही है, आर भी आपका सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि, आसान एकदम, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक परिवर्तन। भाई लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है तो मात्रा बढ़ रही है ना, तो मात्रात्मक परिवर्तन होगा। 27 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं 28 की तरफ कि हेंज की द्विधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। यानी दोनों तरफ की उसने बात कर दी। तो यहां पे वो किसके बारे में बात कर रही है, तो यहां पे वो बात कर रही है आंसर नंबर सेकंड के बारे में। यानी कि नैतिकता का विरोधाभास होगा, व्यक्तिगत अधिकार भी है और लोकतांत्रिकता भी है। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका सेकंड। आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ, 30 की तरफ। ठीक है, 29 हो गया ना आपका, ये 28 हो गया था, 29 है आपका ये। देखिए 29 कि प्रतिभाशाली, 29 नंबर क्वेश्चन है भाई ये। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है कि प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल गलत है भाई, ये भी गलत है। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। बिल्कुल गलत है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि प्रतिभाशाली हो तो हमेशा खुश ही रहेगा। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, ये आपका सही है। तो 29 का जो आंसर होगा आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। और अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। देखिए पूर्व संक्रियात्मकता के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है आपको याद होना चाहिए। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 30 का, वो आंसर नंबर आपका 4 होगा। प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, एनिमिज्म। एनिमिज्म के बारे में आपको अच्छे से पता है। जैसे किसी बच्चे के पास एक गुड़िया है तो वो गुड़िया के बारे में ये सोचेगा कि वो रियल गुड़िया है, वो उसे जैसे जिंदा हो वो गुड़िया, वो इसे खाना खिलाएगा, अच्छे से कपड़े पहनाएगा, इसे नहलाएगा, अपने साथ सुलाएगा। समझ रहे हो आप, यानी कि जैसे एक जीवित व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है उसी तरीके से जो छोटा बच्चा है वो गुड़िया के साथ व्यवहार करेगा, उस खिलौने के साथ व्यवहार करेगा। तो इसको बोलते हैं जीववाद, एनिमिज्म। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये भाई आपकी साइकोलॉजी की आंसर की थी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आपकी जो चैनल है, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी जो आंसर किए हैं उनको भी देख पाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।